नफरत की दुकान से नफरत की फ्रेंचाइजी। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित हो चुकी हूं। एक तरफ भारत सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार, जिसने अपने 9 साल पूर्ण कर लिए हैं और इस 9 सालों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा देश के लिए जो काम किया गया है, जो उपलब्धियां हैं, उसे निरंतर बताने की कोशिश हो रही है। विदेशी सरजमी पर भी भारतीय प्रधानमंत्री जब पहुंचते हैं तो भारत का डंका किस तरह से बजता है, उसकी तस्वीरें भी बीते दिनों हमने देखी है। लेकिन इन सब के बीच जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर जाते हैं तो जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कई बवाल खड़ा करती हैं, कई विवाद पैदा करती हैं। विदेशी सरजमी पर जाते ही राहुल गांधी भारत का मान क्यों भूल जाते हैं? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि पहले लंदन और अब अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में उपस्थिति रहती है राहुल गांधी की, लेकिन राहुल गांधी बातें कर रहे होते हैं इंडियन डायस्पोरा से और बातें करते करते मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं। यहां तक कि देश में एम फैक्टर यानी मुस्लिम फैक्टर्स की क्या सिचुएशन है, इसे लेकर भी वो स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन उनका स्टेटमेंट जब निकलता है तो विवाद पैदा हो जाता है। विवाद इसलिए भी होता है क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि राहुल गांधी विदेशी सरजमी पर भारत, भारतीयों और भारतीयता को लेकर जिस तरीके से रूपरेखा खींचने की कोशिश करते हैं, क्या यही बातें, यही बयान कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल तो नहीं हो जाती हैं? आज एक बार फिर से जब राहुल गांधी ने ऐसे बयान दिए हैं तो इस पर हो रही है जम की चर्चा। बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। राहुल गांधी से पूछा जा रहा है कि मोदी विरोध में देश विरोध कब तक करते रहेंगे, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस तरीके की मोहब्बत की दुकान खोलने की बात लगातार राहुल गांधी कर रहे थे, कर्नाटक में मोहब्बत की दुकान खुल गई लेकिन नफरत का सामान मिलने लगा। ऐसे में क्या विदेशी सरजमी से भी नफरत की फ्रेंचाइजी देने का ये पूरा का पूरा की जिम्मेदारी राहुल गांधी ने अगर ले ली है तो क्या ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में घातक साबित नहीं होगा? इसी पर करेंगे खुलकर चर्चा। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी आज की टीजर रिपोर्ट, फिर कराऊंगी आज के अतिथियों से आपका परिचय। विदेशी धरती पर एक बार फिर से राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। राहुल ने सैन फ्रांसिस्को में भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए देश की राजनीति पर बात की। राहुल ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि वो सब कुछ जानते हैं, वो भगवान के साथ बैठ सकते हैं और उन्हें भी समझा सकते हैं। पीएम पर कटाक्ष करते हुए राहुल ने कहा, मुझे लगता है हमारे देश के प्रधानमंत्री उनमें से एक हैं। मोदी जी को अगर भगवान के साथ बैठा दें तो वो भगवान को समझाना शुरू कर देंगे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इतना ही नहीं, मोदी विरोध में अंधे हुए राहुल गांधी ने अपनी ही पार्टी पर भी सवाल उठा दिया। केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए राहुल ने यहाँ तक कह दिया कि आज भारत में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है इसके खिलाफ हमें प्यार से लड़ना होगा। राहुल सैन फ्रांसिस्को में बोल तो मोहब्बत की दुकान कार्यक्रम में रहे थे, लेकिन राहुल ने वहां पर जमकर नफरत की फ्रेंचाइजी बांटी। इतना ही नहीं, राहुल की सभा में राष्ट्रगान का भी अपमान हुआ। सभा में माइक को चेक करने के लिए राष्ट्रगान बजाया गया और फिर राष्ट्रगान को बीच में ही रोककर कहा गया कि बैठ जाइए, माइक टेस्टिंग हो रही थी। बहरहाल ये एकमात्र संयोग है या कोई सोचा समझा प्रयोग, क्योंकि राहुल गांधी जब जब विदेशी धरती पर जाते हैं तब तब ऐसी देश विरोधी बयानबाजी करते ही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। They know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. Yes, and God would get confused that what have I created? Nafrat ke bazaar mein mohabbat ki dukaan. That is the best way I can say it. Which is that it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them.
But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores? गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? देखो, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर साहब जो हैं, वो जब जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। और जब उन्हें लगता है कि अब डायनेस्टी डिमोलिश हो रही है तो वो बताते हैं दुनिया को कि साहब डेमोक्रेसी डिमोलिश हो रही है। तो राहुल गांधी ने बयान दिया, बयान के बाद विवाद हो रहा है। पूछा जा रहा है कि विदेशी सरजमी पर जाकर क्यों बार बार भारत का मान करना भूल जाते हैं राहुल, और हर बार अगर ऐसा वो करते हैं तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। 2024 से पहले राहुल का बयान क्या कांग्रेस के लिए फिर से सेल्फ गोल साबित हो जाएगा? इसी पर करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ जो पैनलिस्ट आज जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय कराती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं अवधेश उपाध्याय जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे रत्नाकर सिंह जी, और साथ ही साथ जाने माने पॉलिटिकल एक्सपर्ट संजय राणा जी भी इस पैनल का हिस्सा होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। तीनों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। तो मोहब्बत की दुकान से ये नफरत की फ्रेंचाइजी क्यों बांटी जा रही है? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी जब जब भी विदेशी सरजमी पर जाते हैं मोदी का विरोध करते करते देश विरोध करने लग जाते हैं और इसी के बाद उपज जाता है बवाल। सीधे रत्नाकर जी आपके पास आते हुए, मोहब्बत की दुकान है ना, फिर नफरत का बाजार आपने बंद करवा दिया, फिर भी इस मोहब्बत की दुकान से नफरत की फ्रेंचाइजी तो अब भी बांटी जा रही है। भारत का विरोध, भारत का अपमान, ये तो कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। क्या हो जाता है साहब राहुल गांधी को विदेशी सरजमी पर जाकर? का अगर विरोध किया जाए, कोई भी मंच हो, चाहे देश का हो चाहे इंटरनेशनल हो, अगर इनकी नीतियां अच्छी रहेगी तो गुणगान किया जाएगा, अगर नीतियां खराब रहेंगी तो निश्चित रूप से उसका विरोध किया जाएगा। और भारत की बीजेपी की नीतियों का विरोध करना देश का विरोध कैसे हो गया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। देश का विरोध, देश को अपमानित करने का काम तो मोदी जी ने किया था। चाइना में जब गए थे तो वहां पे विदेशी मंच पे उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती थी कि मैं भारत में पैदा हुआ। अब आप बताइए, मुझे तो कभी मैं 43 साल का हो गया, मुझे तो कभी शर्म नहीं आई कि मैं भारत में पैदा हुआ। इनके नेता अपमानित करते हैं भारत को। जेपी नड्डा जो इनके अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि 9 साल पहले भारत घुटनों के बल चलता था। मैंने तो नहीं देखा कभी कि भारत कभी घुटनों के बल चलता था। वो निरंतर आगे बढ़ता गया, निरंतर आगे बढ़ता गया और देश की जनता को खुशहाली मिलती गई। तो किस तरह से देश का अपमान हुआ ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, भले मीडिया उसको जिस परिप्रेक्ष्य में दिखाने का काम करे। आज राहुल गांधी जी ने क्या गलत कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता का दुरुपयोग करती है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है, तो इसमें गलत क्या है?
वो 95% ईडी की कार्रवाई जो है विपक्ष के नेताओं के ऊपर की जाती है। तो इसमें क्या गलत कहा उन्होंने? अगर आप सत्ता शासन चलाते हैं तो निष्पक्ष होना चाहिए। आप जो है आपके विरुद्ध जो भी आवाज उठाते हैं उनके खिलाफ आप ईडी की कार्रवाई करते हैं। दो चीज और कहना चाहूंगा लावनी जी, खाली 10 सेकंड दीजिएगा। बोलिए। मोदी महिमा मंडन, मोदी गुणगान विदेशी मंचों पे, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, मोदी जी। लेकिन हमारी मीडिया क्यों नहीं दिखाती है? जब ऑस्ट्रेलिया के संसद में वहां के पीएम से वहां के सांसद पूछते हैं कि आपने भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में मोदी से चर्चा क्यों नहीं की, ये क्यों नहीं यहाँ की मीडिया दिखाती है कि 5 राज्यों पे बैन लगा दिया गया स्टूडेंट वीजा देने के लिए? ये क्यों नहीं भारतीय मीडिया दिखाती है कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है कि भारत में धार्मिक हमले बढ़ गए हैं? तो ये क्या हमारे देश का सम्मान बढ़ रहा है मोदी के शासनकाल में? ठीक है। देश को कहीं अपमानित होने का काम करना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है, अपमान झेलने का काम करना पड़ रहा है। रत्नाकर जी, 2 बातें मुझे बता सकते हैं आप? 2 बातें सिर्फ मुझे बता दीजिए। विदेशी सरजमी पर जाकर भारत की नीतियों, भारत की सरकार की, भारतीय जांच एजेंसियों की बात कर लेने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप भारत अपने घर का जो मसला होता है, आपके घर का या मेरे घर का कोई मसला होगा तो मैं बाहरियों को बुलाकर थोड़ी इसका निपटारा कराऊंगी। मैं अपने घर के अंदर ही कोशिश करूंगी ना कि मसले के निपटारा हो जाए, या चली जाऊंगी बाहर। दूसरी बात, आपने चीन का जिक्र किया कि चीन चले गए थे, तो चीन से चंदा तो आप लोग भी लेते हैं ना साहब, ये भी तो सच्चाई है ना। अपमान तो फिर वहां पर भी होता है। ये दोहरी नीति, दोहरा रवैया क्यों है? रत्नाकर जी। लावनी जी, आपने कहा कि घर की बात जो है बाहर क्यों चर्चा की जा रही है। देखिए, आज जो है ना, आज ये इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज हमारे नए संसद के बाहर हमारे जो तिरंगे की शान, हमारी बेटियों को जब उठा करके तिरंगे के साथ जो है फेंक दिया जाता है, उसकी भी खबर विदेशी मीडिया को लगती है। ये जमाना आज इंटरनेट का है। कोविड में 80% अगर पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में लोग गरीब हुए हैं, 100% में तो 80% भारत में लोग गरीब हुए हैं। 23 करोड़ लोग जो है भारत में गरीब सबसे ज्यादा हुए हैं। ये कौन सी मीडिया बताती है? ये विदेशी मीडिया बताती है। और आज एक दूसरे की सच्चाई छुपी नहीं है किसी से। और सर, यही वो विदेशी मीडिया है, यही विदेशी मीडिया ये भी बताती है, यही विदेशी मीडिया ये भी बताती है कि भारत में दिन प्रतिदिन किस तरीके से संख्या बढ़ रही है अमीरों की। यही विदेशी मीडिया बताती है कि दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। यही विदेशी मीडिया बताती है कि आज अमेरिका जैसा विश्व गुरु अपने आप को कहा करता था कर्ज में चला गया है, लेकिन भारत कोविड काल में भी ऐसी परिस्थिति नहीं आई कि उसे कर्ज में नहीं जाना पड़ा है। आपको खुद पता होगा, आप तो जानकार व्यक्ति हैं, पता है ना कि अमेरिका के साथ क्या हुआ है। अभी उनको मिल गया है 2 वर्ष का समय, इसलिए थोड़ा बच गए। नहीं, हालत क्या हो रही थी अमेरिका की आप भी जानते हैं। बहरहाल, क्योंकि ओपनिंग रिमार्क था, इसलिए अवधेश जी आपका भी ओपनिंग रिमार्क और संजय जी का भी ओपनिंग रिमार्क, फिर मैं आती हूँ आपके पास, आती हूँ रत्नाकर जी, बहुत समय अभी। अवधेश जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राहुल गांधी बाहर जाकर कुछ कहते हैं भारत का अपमान हो रहा है, इसकी चर्चा हो रही है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि राहुल गांधी बाहर जाकर अगर भारत का अपमान करते हैं तो बार बार आपके लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इस बार भी सेल्फ गोल होने वाला है राहुल गांधी के इसी बयान से, और 2024 आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा उनके इस बयान से? अवधेश जी, काम पर विश्वास करते हैं। लावनी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है, प्लीज बोलिए। मैं ये कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी काम पर विश्वास करती है। काम की वजह से ही भारत में दूसरी बार और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, आप देखते रहिएगा। और मैं बताऊं, राहुल गांधी की जो बात कर रहे थे रत्नाकर जी, एक बात बताइए, ये जब मोहब्बत की दुकान बार बार करते हैं, तो इस मोहब्बत की दुकान में क्या हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ ही जहर भरा हुआ है? क्या भारत की संस्कृति के खिलाफ ही जहर भरा हुआ है? हिंदुस्तान के खिलाफ जहर भरा हुआ है? ये मोहब्बत की दुकान क्या है? अभी रत्नाकर जी कह रहे थे कई बातें, इनसे पूछिएगा, बार बार ये अडानी का नाम लेते हैं अपनी उसमें डिबेट में, इनसे पूछिएगा राजस्थान में सबसे बड़ा जो कोयला टेंडर है वो अडानी ग्रुप को दिया गया है। हजारों बीघे जमीन जो है अडानी ग्रुप को दी गई है कांग्रेस की तरफ से। ये अभी कह रहे थे कि लड़कियों की बात कर रहे थे कि बेटियां रो रही हैं, उन पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अरे भाई, राजस्थान के किशनपोल में हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है कांग्रेस के पार्षद के द्वारा, क्या आपने कोई प्रतिक्रिया की उसके ऊपर?
दिल्ली में एक बेटी को मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, आपके नेता ने कोई प्रतिक्रिया दी उसके ऊपर? आपका नेता कोई गया वहां पर? ये दोहरा चरित्र किसके लिए दिखाना चाहते हो आप? एक प्रधानमंत्री जो देश के कल्याण के लिए पूरे रात दिन लगे रहे हैं, 24 घंटे कार्यरत हैं, और जिनकी प्रशंसा हमारे देश में नहीं पूरे विश्व कर रहा है इस समय, जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को विश्व पटल पर एक नई पहचान दी है, उनकी बुराई कर रहे हैं विदेश में जाकर राहुल गांधी जी। शर्म नहीं आती? जी लेकिन राहुल गांधी जी के पास कोई मुद्दा है नहीं, ये हो गए मुद्दा विहीन। इन्हें ये लग रहा है पूरे विश्व पटल पर जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री की, हमारे देश की जो पहचान नई बन रही है, वो क्यों बन रही है, उससे इन्हें दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए ये विश्व पटल के नाम पर जो ठीक नफरत का है, जहर विश्व पटल पर जो पहचान बन रही है उससे दिक्कत है। ठीक है, संजय राणा जी का भी एक ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ अवधेश जी, फिर आप दोनों के लिए मंच ओपन कर दूंगी। आप काइंडली प्लीज पानी पी लीजिए तब तक। संजय राणा जी, आपके पास सीधे आते हुए देखिए, एक तो बात तय है कि जो परिस्थिति बनी हुई है, राहुल गांधी बार बार इस तरीके के बयान देते हैं, मोदी विरोध में भूल जाते हैं कि देश का मान भी कुछ होता है, लेकिन उससे भी बढ़कर आज तो उन्होंने गजब ही कर दिया। मोदी विरोध में देश का विरोध करते करते अपनी ही सरकार के कार्यकाल को लाकर कटघरे में खड़ा कर दिया। अब देखिए, जब पूछा जा रहा है कांग्रेस पार्टी से कि उन्होंने तो अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि 1900 दशक की बात उन्होंने की और उस वक्त उनकी ही सरकार, उनकी ही पार्टी की सरकार थी। तो उनका कहना था कि दरअसल राहुल गांधी सच स्वीकार कर रहे थे, गलती मान रहे थे। ये गलती मान रहे थे या गलती से जो सही बोल गए, अब उस पर पूरी तरह से कहते हैं कि उसको संभालने की कोशिश की जा रही है, उसे समेटने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। संजय जी। लावणी जी, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग सर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कुछ महीने पहले वो लंदन गए थे और अभी यूएस में गए हुए, तो मैं सोच रहा था कि शायद लंदन से चुनाव लड़ना चाह रहा है या यूएस से चुनाव लड़ना चाह रहा है, लेकिन अभी पता चला नहीं वो हिंदुस्तान से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास इंडियन पासपोर्ट है जो शायद अभी तो कुछ दिन पहले बना हुआ है। लेकिन राहुल गांधी जी के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, उनके पूरे भाषण को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे जो उन्होंने दिया है, तो उन्होंने ऐसी सी बातें की हैं जो सेल्फ गोल करता हुआ दिखता है। बोल रहे हैं कि भाई कास्ट सेंसस होना चाहिए था, मैंने कराया, लेकिन ये गवर्नमेंट पब्लिश नहीं होने दे रही। भैया तुम सो रहे थे। ये बोलते हैं कि भैया वुमेन रिजर्वेशन बिल में लाना चाहता था, लेकिन लोग आने दे रहे हैं, 20 साल से था, आप सो रहे थे क्या? अब ये बोलते हैं कि भाई देखिए पूरा डेमोक्रेसी जो हिंदुस्तान में खतरे में पड़ गई है, डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, और कांग्रेस के नेता पूरे देश में भर भर के पानी पी पी के गाली दे रहे हैं। यहाँ तो छोड़ दीजिए, विदेश में भी जाके गाली दे रहे हैं, और डेमोक्रेसी खतरे में है और संविधान खतरे में है। तो हमें नहीं समझ में आता है कि डेमोक्रेसी संविधान कैसे खतरे में आता है। और ये ऐसे व्यक्ति है, मैं इनके लिए कुछ शब्द यूज नहीं कर सकता कि हम उनका सम्मान करते हैं, हम इनकी तरह इनकी भाषा में नहीं जा सकते। ये ऐसे व्यक्ति अपने ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। अब 1980 का मुद्दा उठा करके देख लीजिए उन्होंने क्या बोल दिया कि जैसे दलितों के साथ होता तो वैसे मुसलमानों के साथ हो रहा। ये बताइए किस देश में मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है, बता दीजिए, हमें तो नहीं दिख रहा कहीं पे। मुसलमान व्यक्ति ही एक हिंदू व्यक्ति को मार देता है, वहां पे मातम मनाने के लिए कोई कांग्रेसी नहीं दिखता है। हाथरस में भाई बहन गिर गिर के जा रहे थे वहां पे मातम मनाने के लिए, लेकिन यहाँ पे दिल्ली में लड़की हमारी मर गई, उसके लिए कोई नहीं जा रहा, एक आंसू नहीं, एक ट्वीट नहीं, कुछ नहीं है। तो इनका दोहरा चरित्र है। जब ये महंगाई की बात हमारे रत्नाकर जी बड़े अच्छे मित्र है, ये बात कर रहे थे गरीबी, इनको एक आंकड़ा देता है, 41.5 करोड़ लोग गरीबी के रेखा से बाहर आए हैं 2005 से 2022 के बीच में। तो आप आंकड़े थोड़ा लेके बैठा करिए। आप महंगाई की बात करते हैं तो पेट्रोल का प्राइस बता देता हूँ, 33 रुपए था जबकि सरकार यूपी की 1 बनी थी, और जब 100 के मोदी जी को गए थे 72 रुपए था, तो इन्फ्लेशन 75% बढ़ गया था। आपका 2009 का अगर इन्फ्लेशन बताया जो 10.45 था, तो मतलब आप कहाँ खेलते हो? आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो। आप लग रहा है कि सीनेट का चुनाव लड़ने पहुंच गए हैं यूएस में, सेनोसे से, कैलिफोर्निया से, वहां चुनाव लड़ोगे, अपने प्रधानमंत्री पे हंस रहे हो, अपने ठीक है संजय जी, ठीक है, यही महत्वपूर्ण है, यही महत्वपूर्ण है रत्नाकर जी। मैंने फिर कहा कि घर की बात घर में होनी चाहिए, बाहर जाकर अगर आप प्रधानमंत्री को कुछ कहते हैं, यहाँ पर बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, बात एक देश के सबसे बड़े प्रधानमंत्री की हो रही है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को अगर आप ये कहते हैं तो उस संवैधानिक पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं, और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि आप देश का अपमान करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण मैं आपसे जानना चाहती हूं, राहुल गांधी कहते हैं कि मुस्लिमों की दुर्दशा यहां पर हो रही है, उनकी स्थिति ठीक नहीं है। अपने ही शासनकाल से खैर उन्होंने कंपेयर कर दिया था, लेकिन वर्तमान में बहरहाल मुस्लिमों की क्या स्थिति ठीक नहीं है, जरा आप बताएंगे। 2% से आज 20+ % पर आ गए हैं।
और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या हालत हुई है आपको पता होगा। चाइना में क्या हो रहा है उइगर मुस्लिम्स के साथ, वहां की सबसे पुरानी मस्जिद को अभी किस तरह से ढाया गया, वहां की जो परिस्थिति, वो तस्वीरें आपने भी देखी होगी। तो भारत के मुसलमान कहां से परेशान है, जरा ये भी क्लियर कर दीजिए रत्नाकर जी। रावनी जी देखिए, राहुल गांधी ने एक बहुत चीजें, मैं आपको मुसलमानों का उत्तर देता हूं, लेकिन एक चीज पहले कहना चाहूंगा जी कि किस तरह से फ्रीडम जो है, प्रेस का फ्रीडम जो है वो घटता जा रहा है हमारे इंडिया में। आप रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए, प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग क्या है, आप समझ जाएंगे कि कितना प्रेस जो है फ्रीडम है उसको अपनी बातों को रखने के लिए सही तरीके से। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, राहुल गांधी कह रहे थे सर प्रेस की फ्रीडम पर आप नहीं बोले तो ज्यादा बेहतर है। आपातकाल भूल गए हैं क्या आप? भूल गए हैं शायद आप। यहाँ तो आज तो पानी भर भर के कोसा जाता है प्रधानमंत्री को, सर्टेन मीडिया ऐसी है। मैं कह तो रही हूँ ना, मोदी विरोध करते करते देश विरोध करने लगते हैं। लेकिन आप अब मीडिया की फ्रीडम पे बात करेंगे तो फिर आपातकाल की बात मुझे करनी पड़ेगी। आपातकाल की बात मुझे करनी पड़ेगी। क्या किया था आप लोगों ने? भाजपा की प्रवक्ता की तरह अगर बोलते नहीं, चुप गया ना आपको सर, चुप गया सवाल, चुप गया ना सर। जहां आपको मैं सच्चाई से अवगत कराऊंगी, आप मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना देंगे। मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि देश अब समझ चुका है कि जो बात सच करे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता, और जो आपके साथ खड़ा होगा वो सच्चा साथी होगा आपका। आप जवाब दीजिए ना। आप आपातकाल पर क्यों इतना ज्यादा आपको तकलीफ हुई कि आप पूरी तरह से भनक गए मेरे ऊपर? आपने मुझे बना दिया भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता। जवाब तो लीजिए। ले तो रही हूँ आपसे सवाल का जवाब। मैंने तो सिर्फ आपको इतिहास के उस पन्ने पर जो धूल जम गई थी उसे हटाकर आपको दिखा दिया। इतिहास के उस पन्ने को मैंने आपके सामने रख दिया जो आप शायद भूल गए थे अपने स्मृति पटल से। मैंने तो सिर्फ उस पन्ने को उठाकर आपके सामने रख दिया। अब आप अपनी बात पूर्ण कर लीजिए। मैं अपनी बातें पूरी बिल्कुल पूरी कीजिए सर। हाँ, तो सवाल आपने पूछा, वो सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए दीजिए सर। आप इंतजार करिए प्लीज। हाँ ठीक है, बोलिए। 30 सेकंड्स अनइंटरप्टेड। 30 सेकंड्स दिए आपको। क्या राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं रोकी गई? क्या रोकने की कोशिश नहीं की गई? क्यों? स्वास्थ्य मंत्री ने, भारत के स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी लिखा है, राहुल गांधी को चिट्ठी लिखा कि आप यह भारत जोड़ो यात्रा रोक दीजिए क्योंकि कोविड का बहुत ज्यादा देश में खतरा है। तो क्या कोविड का खतरा सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से था? पूरे देश के लिए जो उन्होंने प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं किया, क्या उनको नहीं लिखना चाहिए था? पूरे देश को सतर्क करना चाहिए कि कोविड का खतरा बढ़ रहा है तो सभी लोग अलर्ट हो जाए। सिर्फ यात्रा को क्यों केंद्रित किया गया? आप समझ रही है ना कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है भारत जोड़ो यात्रा से डर चुकी थी, इसलिए। और रही बात दूसरी, मुसलमानों की बात कह रही है। आज मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म करने का काम कौन कर रहा है? आज गौ रक्षा के नाम पे मुसलमानों को मारने का काम कौन कर रहा है? आज मॉब लिंचिंग का केसेस सबसे ज्यादा मोदी सरकार में किस लिए बढ़ गए हैं? आज इनके मंत्री लोग कहते हैं कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। आप अगर मुसलमानों का हित नहीं सोचेंगे, मुसलमानों को लोकतंत्र में भागीदार नहीं बनाएंगे, तो मुसलमानों का हित कैसे सोचेंगे ये बताइए। कर्नाटक में के ईश्वरप्पा कहते हैं कि हम मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। भाई, परिणाम देखा आपने? आप देश एक धर्म से थोड़ी चलेगा, ये संविधान किसके साथ चलेगा और सभी लोगों का इसमें सहभागिता है। सारे लोग सहभागी बन के इस देश को चलाएंगे। और आप क्या चाहते हैं? आप एक धर्म विशेष देश बनाना चाहते हैं। ये कैसे होगा संविधान के विपरीत? आप आज देखिए, दूसरी चीज मैं कहता हूँ, धर्म विशेष की बात आपने कर दी, लावनी जी दूसरी चीज मैं बता देता हूँ। आपकी ही पार्टी के सबसे बड़े नेता ने कहा था कि इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप सर्वधर्म की बात करते हैं और बहुसंख्यक को साइड कर देते हैं। संजय राणा जी हाथ उठा रहे। संजय जी कुछ कहना चाह रहे, फिर अवधेश जी आपके पास। किया है, उन्होंने देखा है कि आपकी भाईचारा कैसे एक दूसरे से भाईचारे से प्रेम से रहते हैं। लेकिन मीडिया में इतना जो है नफरत फैलाया जा रहा है, नफरत फैलाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? नहीं तो ये चिल्लाते रहेंगे। एक सेकंड रत्नाकर जी, आपको पूरा 30 सेकंड दिया। सब देखिए, अभी बहुत अच्छा इन्होंने नैरेटिव सेट किया है कि नफरत की दुकान बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोले। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने नफरत का बाजार हिंदुओं के लिए खोला, मोहब्बत की दुकान मुसलमानों के लिए खोला। इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। नंबर 2, आप बोल रहे थे,
अरे भैया, राणा जी, ये बताइए, आपका राणा जी, ये मुसलमान बताइए, प्रेम तो सबको 83% दिखता है। हिंदुओं ने जो वोट आप दिया है हत्या हमको हुई है दिल्ली कर्नाटक में, हमारी तो बहन वो साक्षी की, कौन से वो उसके हिंदू लिए नहीं है किसी क्या? कांग्रेसी आपने ने कर्नाटक के एक आंसू 83% हिंदुओं का किसी अपमान किया, कांग्रेसी ने वो हमें किया। कांग्रेस को वोट दिए। हाथरस की बेटी आपने के पास आपने आपने आपके बताया ना दोनों अभी। भाई बहन झूठा क्या गिर बात के कर रहे पड़ भाई के साहब? पहुंच गए किस थे। तरह का अरे आप बात शर्म कर रहे हैं? आनी खिला चाहिए। लीजिए, आप कांग्रेस आंकड़ों पे जरा पार्टी बात करिए। हिंदू विरोधी है, 69 सही कहा है, बिल्कुल सही नारा आपने दिया है। लिंगायत नफरत की समाज के बाजार, 69 भैया, वोट में नफरत से की बाजार कांग्रेस को जो 45 सीट वो जो सिर्फ है हिंदुओं कांग्रेस के पार्टी लिए को मिला है, वो और मुसलमानों के लिंगायत लिए समाज नहीं है। कर्नाटक में मुसलमानों के सबसे लिए बड़ा तो हिंदू सब समाज प्रेम है। है। तो क्या और हमारे दूसरी साथ बात, हिंदू समाज नहीं है? आप लालू लोग जी बैठकर आवाज नफरत में की कर राजनीति दीजिए। करिए, इनको मैं आप आरती का लोग भी बैठ जवाब करके देता हूं। समाज को लेकिन बांटने ये का सब काम चिल्लाते करिए, रहिए। आप लोग इन्होंने बैठ बोला करके एक कि दूसरे को भारतीय लड़ाने जनता का काम पार्टी करिए, मुसलमानों बस यही का कर सकते हैं। आरक्षण खत्म दिन कर रही रात है। टेलीविजन इनको में, ये नहीं अखबार पता है में कि आप अपने लोग देश लोगों में को एक दूसरे से धर्म लड़ाने का काम कोई करते भी हैं, आरक्षण लेकिन नहीं जमीनी दिया। हकीकत तो देख लीजिए। कर्नाटक में जमीनी हकीकत ठीक देख है, लीजिए। संजय जी, रत्नाकर जी, एक 69 सेकंड। सीटों में से 45 संजय सीट जी, हिंदुओं ने एक हमको सेकंड, दिया है। एक रत्नाकर जी, लिंगायत एक समाज सेकंड, जो सबसे रत्नाकर बड़ा जी, समाज है। रत्नाकर जी, कौन से ठीक आंकड़े है, की बात कर्नाटक करते की हैं? जीत से आप किस नफरत की बात गदगद करते हैं हैं। आप लोग? सुन लीजिए, आप लोग कर्नाटक की समाज में जीत से आप टेलीविजन के गदगद माध्यम हैं, से, अखबार कर्नाटक के का माध्यम उदाहरण से आप दे रहे नफरत फैलाने का हैं, काम लेकिन करते हैं। 2014 के बाद से, साहब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, 2014 के बाद से अब तक 41 विधानसभा चुनाव जो हुए टोटालिटी में अगर देखा जाए 9 सालों में, तो उसमें 21 में भारतीय जनता पार्टी जीती है। और आप जिस तरह से जीते हैं, आपको कहीं ना कहीं पर सहारा लेना पड़ा है क्षेत्रीय पार्टियों का। आपकी अपनी व्यक्तिगत पार्टी का जो अस्तित्व था वो कहां चला गया, उस पर खुद आपके ही नेताओं ने सवालों के घेरे में आपको खड़ा किया। जब 2014 का रिजल्ट आया, AK एंटनी साहब ने कहा था कि आपने इस देश के बहुसंख्यकों को नजरअंदाज किया, उसका खामियाजा आपने भुगता है। ये बात आपको समझ में नहीं आ रही और आप सर्वधर्म की बात कर रहे हैं। अवधेश जी के पास चलती हूँ, ठीक है रत्नाकर जी, अवधेश जी हैं, संजय जी तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, लेकिन आपको रत्नाकर जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, ठीक है। अवधेश जी, अवधेश जी, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तो सब धर्म को लेके नहीं चलेंगे, तो हमें तो ऐसा ही करना पड़ेगा। उनको आईने पे पड़ी हुई धूल नहीं हटानी है, वो उस धूल के साथ ही आगे बढ़ेंगे, उन्होंने ठान लिया है। अवधेश जी, सिर्फ 6 राज्यों में इनकी सरकार है। अवधेश जी, ठीक है, दे रहे हैं साहब रत्नाकर जी, अवधेश जी दे रहे हैं, अवधेश जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो दे रहे हैं जवाब आपकी बात का। वो भी गुजरात और सिर्फ उत्तर प्रदेश। और किसके सहारे आप चुनाव 2024 का जीतने का काम कर रहे हैं? ठीक है, अच्छा अवधेश जी दे रहे हैं जवाब, रत्नाकर जी दे रहे हैं जवाब, अवधेश जी जवाब दीजिए, मध्य प्रदेश भी अभी निकलने वाला है। जवाब दीजिए और अवधेश कौन जी। सा कह रहे हैं कि आप बढ़ते जा रहे हैं? और कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। देखिए थोड़ा चुप कीजिए, इनके जो ऑडियो डाउन कर दिया हम लोगों ने कर्नाटक में इनका। ठीक है रत्नाकर जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का जवाब तो सुन लीजिए। मैं या संजय जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, अवधेश जी हैं, वो देंगे जवाब इसका। दीजिए अवधेश जी जवाब। देखिए लावनी जी, जो हमारे जो प्रवक्ता बैठे हैं कांग्रेस के रत्नाकर सिंह जी, ये इनके पास, इनकी पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं इस समय। ये कह रहे हैं कि किसी के लिए काम नहीं हो रहा, विशेष के लिए काम हो रहा है। ये महंगाई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बेरोजगारी बढ़ी है कि बढ़ी नहीं बढ़ी है? रत्नाकर जी, मुझे आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा सर। आपने लगातार बोला, आप बोल रहे थे आप देश ही चुनते। अत्याचार के मामले में रोज डाउन कीजिए रत्नाकर जी का फेडर डाउन कीजिए, ऐसे नहीं होती है डिबेट। आप कंटिन्यूअसली बोलेंगे तो फिर दूसरी पार्टी अपना पक्ष कैसे रख पाएगी? अवधेश जी जवाब दीजिए। लावली जी, रत्नाकर जी का ऑडियो डाउन कर दीजिए, क्योंकि मेरे पास उनका फेडर डाउन है, वो नहीं चुप हो रहे, लेकिन उनका फेडर डाउन है। क्योंकि मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है सुबह से, तो मेरी इतनी आवाज नहीं निकल पा रही है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात थोड़ा सा। देखिए इस समय जो है कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुकी है। और देखिए रही बात विकास की, काम की, तो आप देख सकते हैं किस तरह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती हैं उनका लाभ हर समाज को, हर वर्ग को मिल रहा है। कोई भेदभाव नहीं है किसी के साथ, कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं आती है वो सबको बराबर मात्रा में मिल रही हैं और उनका प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं लोग। और इसी तरह से आपने देखा होगा पूरे विश्व में हमारे देश के प्रधानमंत्री को 80% जनता पसंद करती है। क्यों करती है? राहुल गांधी को तो नहीं करती। कांग्रेस के क्या किसी भी नेता को आप बताइए कि पूरे विश्व पटल पे इतनी अच्छी छवि भारत की बनाई है कभी किसी नेता ने? एक चीज मुझे समझाइए, देखिए इस बात में तो दम है कि रत्नाकर जी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, कर्नाटक में अगर कांग्रेस ने एज ले ली है तो कहीं ना कहीं से इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में। इसको तो आप नहीं नजरअंदाज कर सकते हैं ना। वो एज क्यों मिला है, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसका भी आकलन आप लोगों को करना होगा। मैं आती हूँ संजय जी, प्लीज आपके पास एक बार अवधेश जी का रिएक्शन ले लूं इस पे। लावनी जी, ये बहुत अच्छी बात कही आपने। जो कर्नाटक में जो चुनाव हुआ है उसके ऊपर मंथन चल रहा है। मंथन हमारे जो शीर्ष नेता वो कर रहे हैं, क्या वजह रही, क्या कारण रहा उसका।
लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से देश में चहुमुखी विकास हो रहा है जो पहले कभी किसी ने देखा भी नहीं ना सोचा। आपने देखा होगा पहले किस तरह की राजनीति होती थी देश में, केवल तुष्टीकरण की, भाईचारे की, अपने घर भरते थे लोग। आज देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। ठीक है रत्नाकर जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर उसके बाद संजय जी आपके पास लास्ट कमेंट के साथ खत्म करूंगी। अभी उपाध्याय जी कह रहे थे कि हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। अरे देश का तो सबसे बड़ा मुद्दा है आज महंगाई और बेरोजगारी का, जो कांग्रेस पार्टी उठाती जा रही है, और आप उसके जवाब देने के आप दे नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मुद्दे है जो जनता से जुड़े हुए रत्नाकर जी एक बात आप फिर बोल देंगे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं मैं, लेकिन आपको याद दिला दूं राजस्थान में आपकी सरकार है ना। एक मिनट रत्नाकर जी राजस्थान में आपकी सरकार है, और राजस्थान में युवा जो बेरोजगार है जब वो सड़क पर उतरते हैं तो आपकी पुलिस लाठियां भांजती है वहां पर। अरे सुन लीजिए साहब, जो आपको सहूलियत नहीं लग रही क्या सुनने में राजस्थान की बात? अंबानी को लाभ मिल रहा है, देश की संपत्तियों को तो सुपुर्द कर दिया है आम जनता को लाभ किधर मिल रहा है? जरा मुझे रत्नाकर जी सुनाई दिया या नहीं सुनाई दिया आपको राजस्थान के बारे में? सिर्फ हो चुकी है, जनता को लाभ अगर मिलता है तो देश में इतना हाहाकार नहीं रहता है, इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं बढ़ी होती, और कर्नाटक की जनता आपको इतनी करारी शिकस्त नहीं देती, आप समझ जाइए। रत्नाकर जी नहीं सुनेंगे आप। रत्नाकर जी आपने सुना मैंने राजस्थान का जिक्र किया था, आपकी सरकार है ना, वहां पे युवाओं को लाठियां भांजी गई थी, वहां पर सबसे ज्यादा पेपर लीक होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा जब सड़क पर युवा उतरते हैं तो आपकी सरकार में ही, आपकी ही सरकार की नाक के नीचे पुलिस लाठियां भांजती है। जब राजस्थान आपसे संभल नहीं रहा है, आप पूरे देश की बात करेंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी की भी बात आएगी, क्रेडेंशियल्स की भी बात आएगी। जनता बहुत कुछ सोचती समझती है तब वोट देती है साहब, इसका आकलन भी करिएगा जरूर। संजय जी लास्ट कमेंट के साथ 2024 का बेस क्या तैयार हो रहा है? मध्य प्रदेश की जनता ये ठीक है ओके। हाँ संजय जी जल्दी से लास्ट कमेंट लास्ट कमेंट। लगता कान में तेल डाल के चालू हो गया। देखिए ऐसा भी हम लोग बात कर रहे थे, गुजरात हार गए, सॉरी कर्नाटका हार गए, सब कुछ हार गए। भैया कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी 2018 में कितना परसेंटेज मिला था? आपको कितना मिला था? लोकसभा के जाके देखिए 51.38% था। आपका छत्तीसगढ़ में 50% ऊपर था। महंगाई दर की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दर की बात कर रहा हूँ 23% राजस्थान में है। क्या बातें करते हो आप? बिल्कुल देखिए आप प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आपका सम्मान करता हूँ। टीवी डिबेट में तथ्यों के साथ बैठा करिए, आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप डिफेंड नहीं कर पा रहे, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। ठीक है, समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, मुझे बीच में इंटरप्ट करना पड़ रहा है आप सभी को, थैंक यू सो मच, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं इसलिए उस समय सीमा में ही इस सब डिबेट को समाप्त करेंगे। कुल मिलाकर तथ्यों पर, तर्कों पर बात होनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा, लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप के बीच चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, दोनों को यह समझना होगा कि वर्तमान में जो भारत की जनता है वो तथ्य और तर्कों के आधार पर समेकित रूप से आकलन करते हुए ही वोट देती है। और अगर ऐसे में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का आधार तैयार करके मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, लेकिन नफरत की फ्रेंचाइजी अगर बांटते हैं तो निश्चित रूप से ये उनके लिए, खुद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, खतरा हो सकता है, सेल्फ गोल कहीं उनका बयान ना साबित हो जाए, इसलिए संभल कर चलें। 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं तस्वीर अच्छी होगी। इसी के साथ अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।